गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। फ्लूइड मैकेनिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बेसिक तीन चार प्रॉपर्टी अपने पढ़ ली थी, जैसे मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद जो एक कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा था, और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है इसमें वो प्रॉपर्टी नंबर 5 कौन सी प्रॉपर्टी थी? विस्कोसिटी। तो बच्चों अपन विस्कोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक चीजें विस्कोसिटी के बारे में पढ़ ली थी कि विस्कोसिटी को कैसे अपन डिफाइन करें, है ना। अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसमें विस्कोसिटी कैसे अपना वर्क करती है, ये सारा अपन ने देख लिया था। आज विस्कोसिटी के ऊपर जो फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ कैसे माना जाता है, या किसी भी फ्लूइड को अपन कैसे बोलेंगे ये फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है, ये फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड है, या ये फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो ये कैसे अपन डिफाइन करते हैं, इसके ऊपर जो बेसिक लॉ है वो अपन देखेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो भी फ्लूइड इस लॉ को फॉलो करेगा उसी फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड, क्योंकि लॉ का नाम क्या है? न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी। तो जो इस फ्लूइड को फॉलो करेगा वो फ्लूइड होगा आपका न्यूटोनियन, और जो फ्लूइड इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको अपन बोलेंगे नॉन न्यूटोनियन। तो आज ही के लेक्चर में अपन फ्लूइड को टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी देखेंगे, रियोलॉजी जिसको बोला जाता है वो भी अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? इट इज, अपन सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि a fluid is called Newtonian fluid is called Newtonian fluid if shear stress is directly proportional to the rate of shear strain or rate of angular deformation और क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो सिंपल लैंग्वेज में अपन देखें कि किस फ्लूइड को अपन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे, जिसके लिए शियर स्ट्रेस रो की वैल्यू है वो d थीटा बाई dt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या du अपॉन dy के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एज अ फ्लूइड जिसके लिए शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो d थीटा बाई dt के, या du बाई, क्योंकि ये तो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया था कि d थीटा बाई dt du बाई dy के क्या होता है? इक्वल होता है। तो टो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल du अपॉन dy होगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे? इस लॉ को जो फॉलो करेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। और जो फ्लूइड इस लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब जैसे ही मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं इस लॉ के अंदर, जैसे ही मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मेरे पास एक कांस्टेंट आया, उसको बोला जाता है न्यू du अपॉन dy। तो बच्चों यही क्या है आपका न्यूटन लॉ। अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को डिस्क्राइब करो, अगर 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसी लॉ को लिखोगे, टो इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy। अब देखो कई जगह, अब आपको केवल स्ट्रेस नहीं पढ़ना है, अगर किसी भी चैनल के अंदर फ्लो हो रहा है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वहां पे फोर्स कितना होगा, है ना। तो आपसे जब फोर्स पूछा जाएगा क्योंकि आपने शियर स्ट्रेस को की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूले से, है ना, लेकिन जब आप फोर्स फाइंड आउट करोगे तो फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो आपको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे आप प्रेशर फाइंड आउट करते थे तो फोर्स अगर ऐसे निकालते हैं तो क्या आता है? प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन इस केस में एक डिफरेंस आपको और बताना था, जैसे बात करते हैं अपन प्रेशर की और स्ट्रेस, दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों की यूनिट की बात करूं मैं, दोनों के फॉर्मूले की बात करूं, तो अगर प्रेशर को लिखा जाता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस को भी क्या लिखा जाता है? फोर्स अपॉन एरिया।
दोनों की यूनिट बात करूं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक प्रेशर है एक स्ट्रेस है, दोनों में फॉर्मूला दोनों का सेम है, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको टो से डिनोट कर देते हैं, दोनों का फॉर्मूला F/A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों में डिफरेंस क्या है प्रेशर और स्ट्रेस में, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। देखो प्रेशर होता है वो होता है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अगर आपके पास मान लो ये कोई बॉडी थी, अगर आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे जो इसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो क्या है, एक तरीके का प्रेशर फोर्स है, तो क्या अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर प्रेशर, तो इस केस में आप इसको क्या बोलोगे, जो यहाँ पे होगा उसको आप बोलोगे प्रेशर। और अगर इंटरनली अप्लाइड फोर्स, अगर यही आपके पास बॉडी हो, इस बॉडी के ऊपर इंटरनली अप्लाई फोर्स हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पर यूनिट एरिया, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रेस। जैसे आपने सिंपल भाषा में कभी सुना होगा कि ये आदमी स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है। अगर आपको डिफरेंस नॉर्मली ऐसे समझना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए कि बोलते हैं ना कि ये इंसान है वो स्ट्रेस ज्यादा लेता है, इसका मतलब इसके दिमाग के अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि वो स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है। तो अगर इंटरनली अप्लाइड हो फोर्स पर यूनिट एरिया तो उसको अपन क्या बोल देंगे, स्ट्रेस बोल देंगे, और एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया हो तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रेशर बोल देंगे। तो ये तो हुआ स्ट्रेस और प्रेशर। तो ये फोर्स की बात करें अपन, तो मैं ये बता रहा था कि अगर कोई भी फ्लूइड होगा, अगर वो कहीं पे भी फ्लो हो रहा है किसी भी चैनल के अंदर, तो आपसे केवल ऐसा नहीं है कि आपसे केवल स्ट्रेस पूछा जाएगा, हो सकता है आपको न्यूमेरिकल में क्या पूछ ले, फोर्स पूछ ले। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू टो इंटू जो जिस एरिया के ऊपर, जैसे अगर ये सरफेस थी, जैसे मान लो ये सरफेस थी, तो ये जो एरिया होगा जितना फ्लूइड उस सरफेस के ऊपर टच कर रहा है, तो वो जो एरिया, जो शियर एरिया होगा है ना, वो शियर एरिया होगा, उसी को ऊपर क्या करते हैं बच्चों, कंसीडर करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। इतना आसान है फोर्स की वैल्यू निकालना। थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। जैसे मैंने कल लेक्चर में आपको बताया था कि टेन थीटा की जो वैल्यू आई थी du डॉट dt अपॉन ये आई थी, और टेन डी थीटा को मैंने क्या लिख दिया था, यहाँ से डी थीटा लिख दिया था, क्योंकि जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं अपन। तो डी थीटा इक्वल्स टू du डॉट dt अपॉन y, और यहीं से अपन ने डी थीटा अपॉन dt इक्वल्स टू du, ये dy लिख देते हैं, du अपॉन dy। यहीं से मैंने बताया था आपको कि डी थीटा अपॉन dt को अपन क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dy लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई भी वेलोसिटी ली थी u, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस थी dy, तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो du था यहाँ पे, अगर इसकी कंप्लीट इसकी लेंथ की बात करूँ, यहाँ पे कंप्लीट मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूँ कि इस केस में यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाती है, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी जैसे यहाँ पे जीरो है, यहाँ तो आपको पता है कि जीरो क्यों, क्योंकि सरफेस के पास हमेशा वेलोसिटी, जब इस सरफेस है ये नीचे वाली सरफेस अगर ये मूव नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो अगर यहाँ पे जीरो, जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं इस प्रोफाइल के अंदर, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। तो मान लो जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितनी है बच्चों, आपके पास v है, जो सरफेस के ऊपर कितनी है v, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाती है y। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं v अपॉन y लिख सकता हूँ, सोच के बताओ, क्या इसको v अपॉन y लिख सकता हूँ? अगर इसको v अपॉन y लिख सकता हूँ तो बच्चों आराम से आप समझ सकते हो कि टो इक्वल्स टू म्यू du अपॉन dy होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो टो इक्वल्स टू म्यू, du की जगह क्या लिख सकता हूँ v, और dy की जगह y। तो ये आपके पास क्या होगा, टो का शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया म्यू। अगर आपको उस केस में वेलोसिटी दी हो, उस केस में आपको थिकनेस दी हो, उस केस में आपको उस फ्लूइड जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी विस्कोसिटी आपको गिवन हो, तो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, शियर स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे बोला जाए कि बच्चों इसका इसका फोर्स भी निकाल के बताओ कि यहाँ पे शियर फोर्स कितना लगा है, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, उसके जो शियर एरिया है उसे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि Fs इक्वल टू फोर्स इक्वल टू क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। तो आप सिंपल सा एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, उस फ्लूइड के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। तो सिंपल सा था। अब थोड़ा इसको और, अब ये जो
न्यू है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये जो भी विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे इसमें से। तो इसकी जो भी यूनिट होगी, जो भी इसकी डायमेंशन होगी, है ना, ये विस्कोसिटी कितने टाइप की होती है, सारा अपने को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इस जो अपने अभी तक पढ़ा उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भी टॉपिक है तो वो है विस्कोसिटी का। तो अपन इस विस्कोसिटी अभी अपन जो भी अपनी विस्कोसिटी पढ़ी है उसकी यूनिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी हमने देखी है, इसी यूनिट के बारे में देख लेते हैं। तो F इक्वल्स टू म्यू V अपॉन y इनटू एरिया, यही है। तो मुझे यूनिट किसकी निकालनी है, म्यू इक्वल्स टू F इनटू y अपॉन V इनटू, ये आपके पास म्यू का फॉर्मूला आ गया। अब देखो बच्चों यूनिट निकालते कैसे हैं, आपने पहले 12th क्लास तक पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेकिन एक बार और देख लो आप यूनिट अपन कैसे निकालते हैं। जैसे आपको यूनिट निकालनी है म्यू की, तो जितनी भी क्वांटिटी जो इस फॉर्मूले के अंदर है, जो भी क्वांटिटी आपको दिख रही है उन सबकी आप यूनिट लिख दीजिए। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, वाई डिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, है ना। मैं अभी ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, एरिया की क्या होगी, मीटर। मैंने सबकी क्या लिख दी, यूनिट लिख दी। अब देखो आप मीटर से 1 मीटर कैंसिल, ठीक है, तो आपके पास म्यू की यूनिट क्या आ गई, न्यूटन, और एक आ गई यहाँ से आपके पास मीटर स्क्वायर है, और यहाँ क्या आ जाएगा मीटर, ऊपर की साइड क्या आ जाएगा सेकेंड। तो आप देखोगे तो इसकी यूनिट देखोगे तो यूनिट कितनी आएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी क्या ऐसा यूनिट। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिखते हैं पर पास्कल, ठीक है, क्योंकि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल होता है, तो इसकी यूनिट आ गई पास्कल सेकेंड। तो ये बच्चों के कौन सी यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट। आपको पता चला कि डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट आपने कैसे निकाली, सिंपल सा। अगर आपको यूनिट समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, जो भी फॉर्मूला में जो भी क्वांटिटी आ रही है उन सब की आप यूनिट लिख दो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो बच रहा है उसको लिखते जाओ, लास्ट में आपके पास अपने आप यूनिट आ जाएगी। देखो मैंने क्या किया, फोर्स यूनिट लिख दी, वाई की लिख दी, वी ए सबकी यूनिट लिखी। जो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, पास्कल लिखते हैं, और आगे सेकंड तो पास्कल सेकंड, ये किसकी यूनिट आ गई आपके पास, डायनेमिक विस्कोसिटी की। लेकिन ये कौन सी यूनिट आई है, केवल ऐसा यूनिट आई है। अगर आपको अब यूनिट आपने पढ़ी होगी 11th-12th क्लास में, कितने टाइप की पढ़ी है, ऐसा यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, एफटीएस, इतने टाइप की यूनिट आपने पढ़ी है ना। लेकिन एफटीएस की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग में अपन देखते हैं एफटीएस यूनिट का यूज नहीं करते। लेकिन इन सब में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है आपको क्वेश्चन में जो भी क्वांटिटी दी हो उसकी यूनिट आपको सीजीएस में दी हो और आपको कन्वर्ट करके कहीं एमकेएस में निकालनी हो या ऐसा यूनिट में निकालना हो, तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो अपन देख लेते हैं इसकी एमकेएस यूनिट देख लेते हैं, ठीक है। तो एमकेएस यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। अगर एमकेएस की बात करूं तो यहीं से देख लेते हैं अपने पास, क्योंकि म्यू की जो यूनिट आई है वो आई थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखो एमकेएस में लेंथ को मीटर से डिनोट करते हैं और टाइम को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से, है ना। लेकिन एक एमकेएस में मास को किससे डिनोट करते हैं, मेरे एमकेएस के अंदर केजी से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं न्यूटन की जगह अगर फोर्स यूनिट आपको पता है, न्यूटन फोर्स इक्वल टू होता क्या है, mg या ma, तो m मास को क्या लिख सकता हूँ, kg, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं इस न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर दूं, इस न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर पुट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या यूनिट आएगी, देखो यहाँ से सेकंड और यहाँ से मीटर स्क्वायर। तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मीटर स्क्वायर से 1 मीटर से क्या हो जाएगा, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर एमकेएस यूनिट निकालने की बात करो इसकी, तो एमकेएस यूनिट क्या है इसकी, केजी पर मीटर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट आएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी की। कौन सी यूनिट आएगी आपकी, एमकेएस यूनिट है, ठीक है।
अब एक यूनिट की और बात कर रहे थे, एसआई की देख ली अपने, सीजीएस यूनिट देख ली, अब ये सीरीज का एमकेएस देख ली, एक थर्ड टाइप यूनिट और देख लेते हैं, वो कौन सी होती है, सीजीएस। सीजीएस में कुछ भी नहीं रहता, सीजीएस में जहां आपने मीटर में जिसको आपने पुट किया था उसको इसमें पुट कर दो, सेंटीमीटर में अगर किसी को आपने केजी किलोग्राम में पुट किया था उसको किसमें पुट कर दो, ग्राम में पुट कर दो। तो आपके पास एमकेएस यूनिट आई थी केजी पर मीटर सेकेंड, जैसे एमकेएस यूनिट क्या आई थी, केजी पर मीटर पर सेकेंड। अगर इसी की आपको किसमें फाइंड आउट करना है, अगर इसकी सीजीएस यूनिट बनानी है, बिल्कुल बेसिक है, अगर सीजीएस बनानी है तो आप क्या करो, केजी को किसमें पुट कर दो, ग्राम में, अगर लेंथ आपकी मीटर में है तो इसको किसमें पुट कर दो, सेंटीमीटर में, और सेकंड आपको पता है सीजीएस में भी सेकंड का क्या रहता है, सेकंड ही रहता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, डायनेमिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट बन जाएगी, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि जब आप इसे एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करते हो, एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्जन कैसे किया जाता है, वो कन्वर्जन आपको देखना होगा। देखो ये आपके पास एमकेएस यूनिट है, तो मैं इसको अगर इसको सीजीएस में देखो, केजी को अगर मैं ग्राम में पुट करूंगा तो 1 केजी इक्वल्स टू कितना ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम। अगर एक मीटर को सेंटीमीटर में पुट करूंगा कितना होता है, और सेकंड का सेकंड, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10, क्योंकि 20 तो कैंसिल हो जाएंगे, 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करता हूं तो ये 10 क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, ये मल्टीप्लाई में 10 एक्स्ट्रा, तो इसको बच्चों ग्राम पर सेकंड, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को ये अपन क्या बोलते हैं, पोइस बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में जो आपने विस्कोसिटी पढ़ी है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसकी पोइस होती है ना। और अगर आप एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करते हो तो आप बोल सकते हो कि अगर एमकेएस में जो यूनिट होगी उसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो 10 पोइस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या हुआ, डायनेमिक विस्कोसिटी भी। तो अपने तीनों टाइप की एसआई, एमकेएस, सीजीएस, तीनों टाइप की अपने विस्कोसिटी की यूनिट देख ली है। अब इसका डायमेंशन निकालना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है डायमेंशन, लेकिन अगर आपको निकालना हो आराम से आप उसका जो भी फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला डायमेंशन लिख दो, आपकी डायमेंशन भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो जो विस्कोसिटी दी, दो टाइप की विस्कोसिटी आपको पढ़नी है बच्चों, एक है डायनेमिक और एक है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक अपने पिछले 2 लेक्चर से डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ते जा रहे हैं, जो म्यू आपने पढ़ा है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करूं तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या किसको बोलते हैं अपन, अगर इस म्यू के अंदर, अगर इस डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू के अंदर अगर आप डेंसिटी का डिवाइड कर दो तो बच्चों इसी को अपन क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी को किससे डिवाइड कर दिया आपने, डेंसिटी से अगर डिवाइड कर देते हो तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका अब इसको डिनोट किससे करते हैं, म्यू से, ठीक है। अब इसका कोई आपसे पूछेगा कि इसका यूनिट बताओ। यूनिट देखो, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको यूनिट हर बार लिखनी है। यूनिट के बिना वो जो भी आपने क्वेश्चन किया है वो सारा गलत माना जाएगा, क्योंकि आपने मान लो लिख दिया कि 10, आंसर आ गया 10, ये 10 क्या है। अगर मैं प्रेशर की बात करता हूं तो प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है ना। अगर इसका डायन में भी हो सकता है, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि आपने फोर्स अपॉन एरिया लिखा है तो कुछ भी हो सकता है। फोर्स की यूनिट आप एसआई में लिखो, सीजीएस में लिखो, एपीएस में लिखो, सब में अलग अलग यूनिट होती है। तो आपको यूनिट हमेशा आपको दर्शानी है जब भी आप किसी भी क्वांटिटी को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हो। तो इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी की मैंने आपको यूनिट बता दी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बताता हूं। तो म्यू की यूनिट क्या आई थी, एमकेएस की बात लेता हूं, केजी पर मीटर सेकंड, ठीक है, ये यूनिट आई थी। और रो क्या है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो आप इसमें डिवाइड कर दो, केजी पर मीटर पर सेकंड, इसमें डिवाइड क्या कर दिया आपने, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी से केजी कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा, मीटर के ऊपर जाएगा तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपसे
जब भी आप लिखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट, तो यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो समझ में आया आपको डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों में डिफरेंस। अब इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू को एक टर्म और बोला जाता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इस न्यू का नाम एक और है, वो है मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी। इस न्यू को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये आपका डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का टॉपिक था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसके बाद अपन ने केवल थ्योरेटिकल पार्ट किया है, इसके ऊपर अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे अपन, 2-3 टाइम के न्यूमेरिकल भी करेंगे। इससे पहले एक टॉपिक और, क्योंकि जब आप विस्कोसिटी पढ़ते हो या फ्लूइड के बारे में, क्योंकि विस्कोसिटी पढ़ते हो उससे पहले आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ना पड़ता है ना। वो न्यूटन्स लॉ है, वो किसी भी फ्लूइड को बताता है कि वो न्यूटोनियन फ्लूइड है या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है या कैसे टाइप का फ्लूइड है। तो आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड भी पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बजाय अगर अपन पढ़ लेते हैं रियोलॉजी। टॉपिक का नाम है आपका रियोलॉजी। रियोलॉजी बच्चों किसको बोलते हैं अपन? तो रियोलॉजी से पहले छोटा सा टॉपिक और पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद रियोलॉजी बताऊंगा। क्योंकि विस्कोसिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो विस्कोसिटी अगर मैं लिक्विड की बात करूँ या गैस की बात करूँ, किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, या सिंपली अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूँ तो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो पहले मैं विस्कोसिटी का, जैसे अगर विस्कोसिटी की बात करूंगा, दो केस में, पहले बात करते हैं किसकी, लिक्विड के केस में और गैस के केस में। ठीक है, अच्छा टॉपिक है समझना, क्योंकि एकदम पूरा प्रैक्टिकल है, आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन भी आता है। अगर मैं लिक्विड के केस में बात करता हूँ, तो लिक्विड के केस में अगर आपके पास मान लो वाटर है ना, उसके अंदर विस्कोसिटी किसकी वजह से होगी, किसकी वजह से होगी, उसके मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है उसकी वजह से उसके अंदर विस्कोसिटी होगी। और अगर मैं बात करता हूँ गैसेस के अंदर, तो गैसेस के अंदर विस्कोसिटी किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से, है ना। तो गैसेस के अंदर किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से विस्कोसिटी होती है, और लिक्विड के अंदर किसकी वजह से विस्कोसिटी होती है, कोहेसिव फोर्स की। तो सिंपल सा आपको सोचना है कि जैसे ही मैं अगर टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, अगर जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो उसका विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको सिंपल सा समझने से, मेरे पास ये विस्कोसिटी है, ये क्या है, विस्कोसिटी है, और ये टेम्परेचर है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी पहले बात कर रहा हूं लिक्विड के केस में। तो आप खुद बताओ कि जैसे ही आपके पास इस कंटेनर के अंदर लिक्विड था, है ना, और जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, उस मॉलिक्यूल के बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल थे उसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था, वो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, कम होगी, है ना। तो अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कुछ ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऐसे ही अगर मैं गैसेस की बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ गैसेस के केस में, तो बच्चों गैसेस के अंदर विस्कोसिटी होती किसकी वजह से है, मोमेंटम, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से। तो अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया उस गैस का, तो होगा क्या, उसके मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा वेलोसिटी से एक दूसरे से टकराने लगेंगे और मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर करेंगे। तो अगर मोमेंटम ज्यादा ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में विस्कोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो अब गैसेस की बात करता हूँ, तो गैसेस के केस में क्या होती है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। ये ग्राफ किसका होगा, गैसेस के केस। तो सिंपल सा फंडा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड के केस में विस्कोसिटी होती किसकी वजह से, कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो कोहेसिव फोर्स, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल चाहेंगे कि हम दूर दूर चले जाएं। अगर वो दूर दूर जाएंगे तो होगा क्या, उनकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो डायग्राम में आपको जो ग्राफ बना उसमें शो भी हो रहा है। और गैसेस के केस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से विस्कोसिटी होती है। तो जैसे ही आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उन मॉलिक्यूल का, उस गैस के मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोमेंटम इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में आ सकता है कि